चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर 30% तक का आंकड़ा जारी किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार पहचान पत्र में जिन लोगों ने खुद को बेरोजगार घोषित किया है ऐसे केवल 8.5% लोग हैं। लेकिन विपक्ष द्वारा 34 से 35% तक की बात कहना केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ईज ऑफ इंडिया डूइंग बिजनेस के नाते हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा निवेश के मामले में पसंदीदा स्थान बन गया है। पिछले 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के अनेक काम किए हैं। भर्तियों और ट्रांसफर के सिस्टम में बड़ा बदलाव करके पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को खत्म किया है। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लोगों को उनके घर द्वार पर मिल रहा है। पहली बात तो आज नीति आयोग ने भी ये बताया है कि जो आपके सीएमआई के डाटा हैं वो सब गलत हैं और सेंट्रल जो हमारे जो एजेंसीज हैं उन एजेंसी के माध्यम से जो डाटा है वो सारा ठीक मिलता है। नीति आयोग ने आज हमको कहा है कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और वो भी पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी ज़्यादा है। जो गरीब तबका है उसमें तो हमारे यहाँ लेबर मिलती भी नहीं है, वो सब लोग तो बाहर से आके काम करते हैं। इसलिए हमने स्किलिंग के ऊपर जोर दिया है। हमारे कुछ युवक अच्छे यानी इनक्यूबेटर्स खोल करके नया काम करें, स्टार्टअप्स खोल करके आगे बढ़ें, स्टार्टअप्स के माध्यम से आगे बढ़ें और हम इंडस्ट्री में भी ऐसे सब लोगों को स्किलिंग के माध्यम से उनके साथ एमओयू हो गए हैं, उसमें काम करने के लिए भेजेंगे। विदेश जाने के लिए हम यानी उनको सहयोग कर रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हरियाणा के लिए विप्लव देव को प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही सुरेंद्र नागर को भी सह प्रभारी नियुक्त किया है। बता दें कि हरियाणा में इस साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने प्रभारी बनाए जाने का फैसला किया है। इससे पहले भी विप्लव देव हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे, लेकिन अब सुरेंद्र नागर को भी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। अनिल विज ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को रास्ते में रोके जाने को लेकर कहा है कि राहुल को किसी ने नहीं रोका, सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने खुद कहा कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है। विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल तो व्यस्त थे स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने में। सुने क्या कुछ कहा अनिल विज ने। देखिए, राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो राम को मानता है। जो राम को मानता ही नहीं उसको क्या पता लगेगा कौन सी लहर आ रही है कौन सी जा रही है। और वो तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि स्टोव में कोयले डालकर जलाते हैं, तो उनका तो ज्ञान सारे विश्व में जा रहा है कि स्टोव में तेल की बजाय कह रहे कोयले डाल के स्टोव को जलाया जाएगा। वहीं अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोहतक से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसे शुक्रवार देर शाम रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के राम भक्तों में खुशी है। ये ट्रेन पंजाब के भटिंडा से चलकर अयोध्या पहुंचेगी, जिसका ठहराव रोहतक बहादुरगढ़ में होगा। इस दौरान सांसद ने कहा कि अयोध्या के लिए गाड़ी चलने का पूरा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। इस ट्रेन के चलने से कई इलाकों के श्रद्धालुओं को इसका फायदा होगा। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के लिए रोहतक शहरवासियों की ओर से डिमांड की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। ये ट्रेन जो है हफ्ते में 4 दिन ये ट्रेन चलेगी फिलहाल, और बठिंडा से मालदा टाउन ये ट्रेन जाएगी। बठिंडा से लगभग 4:30 बजे इसकी शुरुआत है। यहाँ 7, 7:15 बजे 7:10 पे आ गई, 7:15 एग्जैक्ट टाइम आपको पता लग जाएगा कल से, और 7:20 पर यहाँ से छूटेगी लगभग, और 10 बजे 10:30 पौने 11 बजे, क्योंकि आजकल धुंध पड़ रही है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और वो ऐसे रुकेगी। और आने के लिए जब वहां से आएगी तो मेरा ख्याल लगभग 3:30 पौने 4 3:30 बजे वहां से वापसी है। 140 135 140 करोड़ देशवासी वहां जाकर के दर्शन करना चाहते हैं। उन सब के लिए हमारा जो इस इलाके के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, और मुझे पूरा विश्वास है
कि धीरे धीरे करके समझदारी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ ना हो। अभी प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एडवाइजरी जारी की है कि भी सारा सिस्टम शेड्यूल बना करके। वहीं रेवाड़ी में लंबे इंतजार के बाद एम्स की नींव रखने की घड़ी आ चुकी है। इसका शिलान्यास फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की प्रबल संभावना है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एम्स साइट का दौरा करने पहुंचे थे। उनकी विजिट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शिलान्यास कभी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के ऊपर आकर बात टिकी हुई है। राव इंद्रजीत के अनुसार अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े प्रोग्राम की वजह से शायद माजरा एम्स के शिलान्यास में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इसके लिए भालकी माजरा गांव में 210 एकड़ जमीन एक्वायर कर किसानों को उसका मुआवजा भी दे दिया है। एक्वायर की गई जमीन का पट्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम करवाया जा चुका है। दिसंबर 2023 में एम्स के निर्माण का टेंडर L&T कंपनी को अलॉट कर दिया गया। फिलहाल जमीन की 4 दीवारी का काम चल रहा है। रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर भालकी माजरा गांव में बनने वाला ये देश का 22वां एम्स होगा। इसमें 750 बेड का अस्पताल होगा। रेवाड़ी के भालकी माजरा गांव में इस एम्स के बनने से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, नूह, पलवल और फरीदाबाद के अलावा राजस्थान के अलवर और साथ लगते इलाकों को इसका फायदा मिलेगा। इस एम्स में प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 3000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा को दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालय की ओर से सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। इस छूट के मुताबिक जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 साल या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को 5 साल या 5 वर्ष से ऊपर और 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 30 दिन की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2024 को कारागार से पैरोल और फरलों पर आए सभी अपराधियों को भी ये छूट दी जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले का लाभ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी मिलेगा। राम रहीम पहले से ही 50 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर है। अब उसकी पैरोल में 10 दिन और बढ़ जाएंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर रामधन काटा के नजदीक चल रहे शराब ठेका पर ठेका संचालक द्वारा अहाता चलाने के बारे में आबकारी विभाग से अनुमति ली गई थी, लेकिन संचालक की ओर से अहाता में बिना अनुमति के काफी मात्रा में शराब का स्टॉक रखा गया था, जो कि अवैध है। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद, आबकारी विभाग फरीदाबाद, हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो और स्थानीय पुलिस के साथ नीलम बाटा रोड पर मैसर्स हरपाल सिंह के शराब ठेके का औचक निरीक्षण किया गया। शराब ठेके के पीछे बने अहाता के पहले फ्लोर पर बने एक अस्थायी कमरे में कई प्रकार की अंग्रेजी शराब और विभिन्न प्रकार की बियर की बोतलें रखी हुई मिली। पड़ताल पर अंग्रेजी शराब की करीब 52 बोतल और बियर की करीब 106 पेटी रखी हुई मिली। केंद्र सरकार की तरफ से पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हस्तियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में हरियाणा के 4 लोगों का नाम भी शामिल है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के डॉक्टर हरिओम को खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महावीर सिंह गुड्डू को कला और गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चंदू चंदू, ओए चंदू, कैसे है?
अगर इसकी प्रेरणा की बात करें तो 7 जून 1997 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में मेरे को रेफ़र किया गया। वहाँ पर एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, जो सारे मेडिकल कॉलेज में दूध, दातुन, ब्रेड की सेवा करते हैं। उसी से प्रेरणा मिली और उसी से प्रेरित होकर इस ट्रस्ट की शुरुआत हुई। रात को ही पता चल गया था। बहुत खुशी है जी, बहुत मान महसूस होता है। 20 साल की हुई सेवा का फल है और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद है जी। हरियाणा सरकार के ने बहुत कोशिश करके सीएम साहब यहाँ आए थे, डिप्टी सीएम साहब का, इन सब के प्रयास से ही है और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका जी। दूसरी बात यह है कि पद्म श्री से गुरविंदर जी सम्मानित नहीं हो रहे, जबकि गुरविंदर जी से पद्म श्री सम्मानित हो रहा है। इतना बढ़िया जो काम गुरविंदर सिंह जी ने आज तक किया है उसके माध्यम से है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पद्म श्री तो मिला ही मिला है सर को, उसके अलावा पद्म श्री के अंदर आज के बाद में जो सेवा की क्षेत्र के अंदर जो भी होगा उसके अंदर जूरी मेंबर भी इनको बनाया गया है। ये एक डबल खुशी है सिरसा वासियों के लिए। बाबा जी का बाबा ठीक है। कैसे है बाबा जी आया ना पीछे पीछे राम राम, क्या हाल है? खड़ा हो जा लो, मिल ले मम्मी, खड़े होके मिल ले। रानी साइड हो गए, साइड हो गए। रानी बस बस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जनवरी को पानीपत से इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से न केवल 9 शहरों के निवासियों को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा 29 जनवरी को जगाधरी यमुनानगर से सिटी बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पानीपत और जगाधरी में लॉन्च के बाद सरकार प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार सहित कुल 7 अतिरिक्त शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू करेगी। इन सभी 9 शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत जून 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। जनवरी विदा होने को है, लेकिन देश भर में सर्दी जस की तस बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण पूर्व उत्तराखंड और असम के अलग अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा रहेगा। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो राज्य में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए आज भी 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों की ओर से अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। आंकड़ों के अनुसार सिरसा की रात प्रदेश में सबसे ठंडी रही। यहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। 1 फरवरी के आसपास हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। 30 और 31 जनवरी को हल्के बादल रहेंगे। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंचकुला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में ऑरेंज और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कोहरे के साथ ही कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।
वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में धरने पर बैठे समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखा पत्र भेजा है। समिति के लोगों ने यहां के महाविद्यालय को जल्द से जल्द राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग सरकार से की है। आपको बता दें कि जिले के राठ कस्बे में 146 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन पर बैठे स्वामी राजकीय विश्वविद्यालय सेवा समिति के लोगों ने एसडीएम के माध्यम से आज खून से लिखा पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा। इस पत्र के माध्यम से समिति के लोगों ने यहां के महाविद्यालय को जल्द से जल्द राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग सरकार से की है। समिति का कहना है कि बीजेपी ने साल 2022 में यह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। जिस वादे को बीजेपी ने सरकार बनने के बाद अनसुना कर दिया है, जिससे याद दिलाने के लिए खून से लिखा पत्र योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है। सर्वप्रथम समस्त क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 3 सितंबर से लगातार हम अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं इस उद्देश्य से कि राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, क्योंकि 16 फरवरी 2022 को स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने इसी प्रांगण से घोषणा की थी कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राजकीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो हम समस्त क्षेत्रवासी योगी जी को पुनः याद दिला रहे हैं कि वो अपने वादे को पूरा करें। धन्यवाद। वहीं देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी की अगुवाई में मुरादाबाद पीतल नगरी बलदेवपुरी चौराहा होलिका मैदान से तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, भारी संख्या में क्षेत्रवासी भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि पैदल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बलदेवपुरी होलिका मैदान से प्रारंभ होकर पीतल नगरी गेट, हनुमान मूर्ति चौराहा, प्रभात मार्केट, रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फव्वारा चौक, पीली कोठी चौराहा होते हुए सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क पर पुनः राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया। वहीं सभी साथियों में जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी साथियों ने भारत माता की जय घोष से पूरे महानगर को गुंजायमान कर दिया। पीतल नगरी बलदेवपुरी वार्ड 44 के पार्षद सोनू सैनी ने पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा का संचालन किया। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जो बलदेवपुरी होलिका मैदान चौराहे से स्टार्ट होकर और पीतल बस्ती गेट, हनुमान मूर्ति चौराहा, रेलवे स्टेशन, फुब्बारा चौक, पीली कोठी चौराहा होते हुए जिसका समापन अंबेडकर पार्क पे हुआ सिविल लाइन में। कौन कौन शामिल रहे इसमें? इस रैली में भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे लोग शामिल रहे और मेरे यहाँ के जो पार्षद हैं वो पार्षद भी थे। यहाँ पे सोनू सैनी जिला मंत्री हैं हमारे साथ, किसान यूनियन तोमर में जो है दिनेश कश्यप जी, सुधीर शर्मा जी हैं महासचिव, और राहुल मिश्रा जी हैं राष्ट्रीय योगी सेना से, विवेक सिंह चौहान भी हमारे साथ थे। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल रहे। हमारे अनुमान से ज़्यादा लोग उसमें रहे, इतना हमें अनुमान भी था। ये रैली लगभग पिछले 4 सालों से हम लगातार निकाल रहे हैं जो, और आगे भविष्य में ही ऐसे ही निकालते रहेंगे। आज जो जनता, जिन लोगों ने सहयोग किया, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी मुझे सहयोग किया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता का आभारी रहूँगा। वहीं अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने गांधी भवन में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं का माल्यार्पण कर नमन किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने नगर निगम परिसर और शहीद उद्यान में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शहीद उद्यान में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के बाद जिलाधिकारी ने शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पार्क में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। कलेक्ट्रेट परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस राष्ट्रीय पर्व का हम सभी भारतवासियों के लिए विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत हमें एक समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलता है और अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने का भी मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों के महत्व और दायित्वों को समझना चाहिए। वहीं अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस लाइन परिसर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के साथ पुलिस अधीक्षक
प्राची सिंह ने झंडारोहण कर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सलामी दी। पुलिस लाइन को पूरी तरह से सजाया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एसएसबी आईबी के साथ पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना और गणेश पूजा से पुलिस लाइन में आए हुए दर्शकों का अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। देखिए, आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और हमारे जनपद की पुलिस को एक उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन करने के लिए बधाई देता हूं और साथ ही जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में मूल्य और संविधान में मूल्य अंकित किए हैं, उनका हम उत्तरोत्तर पालन करें और देश में आपसी सहयोग से देश को उत्तरोत्तर आगे की दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करते रहें। आज 75वें गणतंत्र दिवस की सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं और समाज को यही संदेश है मेरा कि राष्ट्र प्रेम के लिए जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करिए। और आज हमारे पुलिस लाइन में भी बहुत भव्य परेड का आयोजन हुआ है, जिसे मुख्य अतिथि में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने काफी प्रोत्साहन भी किया पूरी परेड का। और ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी चल के हम लोग ऐसी ही उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दोबारा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HNN न्यूज।